करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे पार्ट 1 में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई एडवांस में पिछले सालों में, तो कुछ और क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस पार्ट में। और इन क्वेश्चंस को आप दिमाग में रखें कि किस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में जेईई एडवांस क्वेश्चंस को पूछ रहा है, और इनके बेसिस पर जो आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसमें दिमाग डेफिनेटली आप लगा करके रखें कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू जेईई एडवांस 2016। इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ के बेसिस पर हमसे दो क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। पैराग्राफ बहुत लंबा चौड़ा इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा हम बोलेंगे कि ये सिंपल साइड ही था। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हुए इसको हम समझते हैं और फिर इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पैराग्राफ में गिवन है, कंसिडर एन इवैक्यूएटेड सिलिंड्रिकल चेंबर ऑफ हाइट h। तो यहां पर ये चेंबर है, वैक्यूम है अंदर, और इसका जो हाइट हमें कंसिडर करना है वो h लेना है। हैविंग रिजिड कंडक्टिंग प्लेट्स एट द एंड्स। तो एंड पर अगर हम देखें तो यहां पर ये प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, दीज आर रिजिड कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। एंड एन इंसुलेटिंग कर्व्ड सरफेस, और जो ये सरफेस है, कर्व्ड सरफेस जो है वो इंसुलेटिंग है। अ नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स made of lightweight and soft material and coated with conducting materials। बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं, लाइट है, बहुत कम मास है, नेग्लिजिबल मास है उनका, है ना, और सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट मटेरियल की वो बनी हुई है। एंड कोटेड विद अ कंडक्टिंग मटेरियल, और उनके ऊपर एक हमने लेयर चढ़ा दिया है कंडक्टिंग मटेरियल का। आर प्लेस्ड ऑन द बॉटम प्लेट, और वो बॉटम प्लेट के ऊपर प्लेस किया गया है। द बॉल्स हैव रेडियस आर विच इज वेरी लेस कंपेयर टू द एच। बहुत छोटी बॉल्स है, एच के कंपैरिजन में उनकी जो रेडियस है दैट इज वेरी लेस। नाउ अ हाई वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टिंग प्लेट्स। अब हाई वोल्टेज सोर्स हमने यहां पर इस तरीके से अप्लाई किया, जिसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर वाली प्लेट से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे वाली प्लेट से कनेक्टेड है। Okay, so that bottom plate is at plus V naught and the top plate at minus V naught। तो यहां पर ये जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो प्लेट है ये प्लस V naught के पोटेंशियल पर है, और ये वाली जो प्लेट है ये माइनस V naught के पोटेंशियल पर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो इट इज 2V naught, जो कि वोल्टेज सोर्स हमें यहां पर गिवन है। ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सरफेस द बॉल्स विल गेट चार्ज। तो अब क्योंकि जो हमने बॉल्स हमने कंसीडर की है वो कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग उसके ऊपर किया हुआ है हमने, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही वो यहां पर जो रखी हुई है तो ये प्लेट का जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, तो उन बॉल्स का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा, मतलब वो चार्ज हो गई। ठीक, तो यहां पर हम प्लस V नॉट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो बॉल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा, और यहां पर भी ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में बॉल्स रिपेल करेंगी। तो ये जो प्लेट है ना, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे वोल्टेज सोर्स को, बॉल्स चार्ज हो जाएंगी और रिपेल करके ऊपर वाली प्लेट की तरफ वो भागेंगी। यहां से इतना हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो विल बिकम, तो ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सरफेस द बॉल्स विल गेट चार्ज, विल बिकम इक्विपोटेंशियल विद द प्लेट, उतना ही पोटेंशियल बॉल्स का भी हो जाएगा, एंड आर रिपेल्ड बाई इट, और फिर वो रिपेल हो जाएंगी। द बॉल्स विल इवेंचुअली कोलाइड विद द टॉप प्लेट, और जब फिर वो ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ऊपर वाली प्लेट से वो टकराएंगी। ऊपर वाली प्लेट से जब टकराएंगी तो ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है, माइनस V नॉट है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो चार्ज, लेट्स से कि प्लस Q चार्ज आ गया था किसी भी एक बॉल के पास, ओके, तो जब ये ऊपर वाली प्लेट से टकराएंगी तो अब उसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, अब उसके ऊपर चार्ज माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस V नॉट था, ऊपर माइनस V नॉट था। तो वो जो चार्ज है वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, वो चार्ज यहां पर इसके थ्रू इस तरीके से वो
फ्लो करेगा फिर। ओके, तो वो जो यहां से 2q चार्ज निकल जाएगा, उसके ऊपर q पहले था, अभी कितना हो जाएगा, -q हो जाएगा उसके ऊपर चार्ज। ठीक, तो द बॉल्स विल इवेंचुअली कोलाइड विद द टॉप प्लेट वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी टेकन टू बी 0 ड्यू टू द सॉफ्ट नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल्स। और हम ये कंसिडर यहां पर लिखा हुआ है, क्या हमें मानना है, सॉफ्ट मटेरियल का हमने उनको बनाया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम 0 कंसिडर करें, मतलब ये टकराती हैं अपर प्लेट से और चिपक जाती हैं। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चेंबर कैन बी कंसिडर्ड टू बी दैट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो आएगा वो बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जिस तरीके का होता है वैसा हम कंसिडर कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लेट्स के बीच में होता है और यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो वो हम यहां पर कंसिडर करेंगे। Assume that there are no collisions between the balls and the interaction between them is negligible। आपस में क्योंकि उनके पास भी चार्जेस वगैरह आएंगे तो आपस में भी वो फोर्स वगैरह एग्जर्ट करेंगे, बट उस फोर्स को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो यहां पर ये, और साथ में ग्रेविटी को भी हमें इग्नोर करना है, ग्रेविटी भी हमें कंसिडर नहीं करना है। तो ये हम पैराग्राफ है यहां पर जिसको हमने कंप्लीटली समझ लिया है। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पर हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा है, द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो हमने ये देखा कि जो बॉल्स हैं वो बॉल्स नीचे वाली प्लेट के ऊपर थी, वहां पर वो चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज उनके पास आया और वो रिपेल हुई नीचे वाली प्लेट से और कहां भागी, ऊपर वाली प्लेट की तरफ। ऊपर वाली प्लेट की तरफ जब वो भागी तो वहां पर टकराई और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें 0 कंसीडर करना है, तो वहां पर, लेकिन ऊपर वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो -V0 है। तो जो पहले +q चार्ज किसी एक बॉल के पास लेट से आया था, तो ऊपर जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो अब उसके ऊपर -q चार्ज हो जाएगा, वहां से वापस से वो रिपेल होगी क्योंकि जो प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है और बॉल्स के पास भी क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो वापस कहां आएंगी, वो वापस से वो नीचे आएंगी, फिर नीचे वाली प्लेट से टकराएंगी, सॉफ्ट मटेरियल है, फिर वहां पर वो +q चार्ज उनके पास आ जाएगा, फिर ये वहां से रिपेल होंगी और ऊपर की तरफ जाएंगी, है ना। इस तरीके का सिचुएशन होगा यहां पर, टकरा करके ऊपर, टकरा करके नीचे, टकरा करके ऊपर, इस तरीके का मोशन होगा। लेकिन क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो हम बात करेंगे कि जब ये ट्रेवल कर रही है दोनों प्लेट्स के बीच में, जब ये बॉल्स ट्रेवल कर रही हैं तो जो फोर्स इनके ऊपर लगेगा वो फोर्स किस तरीके का होगा, तो वो एक कांस्टेंट फोर्स होगा, क्योंकि हमसे बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है बिटवीन द प्लेट्स वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो फोर्स लगता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, राइट। तो लेकिन यहां पर तो उसमें वेरिएबल फोर्स लगना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर वेरिएबल फोर्स नहीं है, तो मोशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। हाँ, ऑसिलेटरी जरूर है, ऊपर नीचे इस तरीके से बॉल्स हो रही हैं, लेकिन दैट मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। आई होप कि दिस सिचुएशन इज क्लियर। सो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। ऑप्शन बी इज द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट। हाँ, बाउंस बैक तो होगा। कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ। यस, जिस चार्ज के साथ वो ऊपर गई थी उससे अपोजिट चार्ज के साथ वो वापस बाउंस बैक होगी टुवर्ड्स द बॉटम प्लेट। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन था, है ना, उससे हम ये बात समझ चुके हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन देखते हैं, द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज। नहीं, सेम चार्ज नहीं होगा, +V0 और -V0 पोटेंशियल लिया हुआ है प्लेट्स का, तो अपोजिट चार्ज होगा। द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड दे रिमेन देयर। नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। जैसे ऊपर जाएगा तो उसके पास फिर प्लस से माइनस चार्ज हो जाएगा और फिर वहां से भी रिपेल होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वहीं पर वो चिपकी रह जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, है ना। तो जो भी पैराग्राफ था उसके अकॉर्डिंग हमने एनालाइज किया और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। जो पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमसे पूछा गया, दिस इज द आंसर। आई होप कि सबको ये क्लियर होगा, है ना, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी।
फिर अगर हम बात करें तो ये पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो उस क्वेश्चन की भी हम बात करते हैं। देखो, द एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द अमीटर इन द सर्किट विल बी। तो जो अमीटर लगाया हुआ है, हमने बोला कि वो चार्ज ट्रांसफर होगा और अमीटर के थ्रू वो फ्लो करेगा तो करंट डेवलप होगा। तो एवरेज वैल्यू उसका क्या होगा, ये हमसे यहां पर पूछा गया है। ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जो एवरेज करंट होगा वो वी नॉट पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो यहां पर देखो, ये एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे है। यहां पर जो पोटेंशियल है दैट इज प्लस वी नॉट और यहां पर कितना है, माइनस वी नॉट। अगर हम करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो करंट किस तरीके से हम निकालेंगे, आई हम किस तरीके से निकालेंगे। सो कितना चार्ज फ्लो हुआ इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, अगर इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारा ये एवरेज करंट हमें यहां से मिल जाएगा, है ना। सो दिस इज द एवरेज करंट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये चीज अपने को यहां पर लिखनी रहेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये बॉल्स थी, है ना, इस तरीके से ये बॉल्स हो गई। यहां पर किसी भी एक बॉल के लिए अगर हम देखें तो लेट्स से कि प्लस वी नॉट, जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे और सोर्स को हम ऑन करेंगे तो हर बॉल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी नॉट। स्फेरिकल बॉल्स हमने कंसीडर किया हुआ है, तो लेट्स से कि किसी एक बॉल के ऊपर अगर चार्ज क्यू आया तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पोटेंशियल अगर स्फीयर के केस में अगर हम बात करें तो वो होता है के क्यू डिवाइड बाई आर, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमने क्यू कैलकुलेट कर लिया कि किसी भी एक बॉल के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें, कितना चार्ज आएगा, तो वो हम यहां पर देख सकते हैं। सो इट इज आर वी नॉट डिवाइड बाई के। एक बॉल के पास इतना चार्ज आ जाएगा। अब इस चार्ज को लेकर के वो जो बॉल है वो ऊपर गया, ठीक है, वो बॉल ऊपर गया। अब जैसे ही यहां पर टकराएगा, जैसे यहां पर टकराएगा तो अब उसके पास जो चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज तो इतना ही होगा, बट वो माइनस का हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 2q चार्ज मतलब ट्वाइस ऑफ आर वी नॉट डिवाइड बाई के, ये ट्रांसफर हो गया, है ना, और वही वायर के थ्रू फ्लो करेगा, उसी से करंट डेवलप होगा, राइट। तो मतलब अगर इसका मैं डबल कर दूं तो इसको फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा, तो जितनी देर में ये बॉल यहां से यहां पर जाएगी उतना टाइम हो गया, है ना, इस चार्ज को ट्रांसफर होने में। तो यहां से अगर हम आई एवरेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा क्यू हमने सबसे पहले ये आर वी नॉट डिवाइड बाई के हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके साथ अगर हम बात करें कि यहां पर बीच में ये जो हाइट है ये हमें एच दिया हुआ है, यहां का पोटेंशियल वी नॉट है, यहां का माइनस वी नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ हमारा कितना, 2v नॉट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा, तो 2v नॉट डिवाइड बाई एच, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर एक बॉल का चार्ज अगर हम इतना कंसीडर कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये भी हमें पता चल जाएगा, है ना, Q इंटू ई से वो हम निकाल लेंगे। और वहां से एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं कि बॉल जब ऊपर जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन हम क्या लिख लेंगे, फोर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा 2v नॉट डिवाइड बाई एच, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया चार्ज से, और चार्ज ये रहा हमारे पास। सो इट इज आर वी नॉट डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई के, है ना, इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई के। तो डिवाइड बाई के यहां पर लिख देते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया फोर्स, और डिवाइड बाई मास करेंगे अगर हम तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो ये हमें मिल गया। अब उसके साथ साथ अगर मुझे, क्योंकि इनिशियली जीरो स्पीड है ना, जीरो स्पीड है, फिर वो एक्सेलरेट कर रही है, तो ऊपर तक एच हाइट कवर करने में, और जो एक्सेलरेशन मिला है वो हमें कांस्टेंट मिला है, तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम जा सकते हैं। तो वहां से हम लिखेंगे कि एच इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो जो टी हमने कैलकुलेट किया वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन ए, 2h अपॉन ए, और ए का वैल्यू ये है। तो यहां से देखो हमने लिखा 2v नॉट स्क्वायर, 2v नॉट स्क्वायर और r, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो जाएगा यहां पर दैट इज h k और m, ये इस तरीके से जाएगा। तो यहां पर तो केवल हमें प्रोपोर्शनलिटी ही चेक करनी है। देखो ये सब कैलकुलेशन में केवल
एक बॉल के लिए कर रहा हूं, अगर हम नंबर ऑफ बॉल्स को अगर हम n कंसीडर करें तो हम n का और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहां पर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी केवल चेक करना है, तो है ना, उतना हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो t है, दिस t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v0। यहां पर अगर हम देखें तो ये हमें, क्योंकि v0 पर प्रोपोर्शनलिटी हमें चेक करनी है, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v0। और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0। तो जब हम एवरेज करंट यहां पर देखेंगे, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v0, तो वो v0 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से जब हम देखेंगे, सो इट वुड बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर, है ना। तो जो एवरेज करंट होगा दैट वुड बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। तो इस तरीके से जो सही आंसर इस क्वेश्चन में हमें मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अब जैसा भी बोला गया था, हमने बस उस तरीके का सिचुएशन फॉलो किया है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं हो। हम किस तरीके से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हमें पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, एवरेज करंट को हम क्या लिखते हैं ये चीज हमें पता है, ठीक। सब चीजों को हमें रिलेट करना है, रिलेट करके और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। आई होप कि आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो चलो इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट। टू आइडेंटिकल मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर have 10 ohm resistance and full scale deflection at 2 माइक्रो एम्पियर करंट। तो हमारे पास दो आइडेंटिकल मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हैं जिनका रेजिस्टेंस हमें दिया है और फुल डिफ्लेक्शन करंट भी हमें दिया है। वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 100 मिली वोल्ट। अगेन देखो क्वेश्चन हमसे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड अमीटर, उसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा गया जे एडवांस 2019 में। of 100 millivolt full scale reading and the other into an ammeter of 1 milliampere full scale current। तो एक बार वोल्टमीटर बनाया, एक बार हमने अमीटर बनाया। फुल स्केल वोल्टेज और फुल स्केल करंट वो हमें दिया हुआ है, दोनों वोल्टमीटर और अमीटर का। यूजिंग एप्रोप्रिएट रजिस्टर्स, दीज आर देन यूज्ड to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment with capital R is equal to 1000 ohm resistor by using an ideal cell। Which of the following statements is are correct? तो गैल्वेनोमीटर था हमारे पास, उसको हमने वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया, उसको हमने अमीटर में कन्वर्ट किया, उनका रेंज हमने गिवन है। फिर हमसे क्या बोला गया कि अब इसको हम ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं और जो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है इस रेजिस्टेंस के साथ, है ना, इस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम इनको यूज करते हैं। ये हमें फाइंड करना है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू हमें यहां पर पहले से दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी, मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो 978 और 982 के बीच में आएगा। उसका एक्चुअल वैल्यू तो कितना है 1000, लेकिन जब इन वोल्टमीटर और अमीटर से उसको जब हम मेजर करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो 978 और 982 के बीच में कुछ आएगा, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। तो चलो हम यहां से ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो और उसके बाद ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर विल बी 100 किलो ओम। तो अल्टीमेटली हमें यह भी निकालना है कि जो वोल्टमीटर हमने बनाया उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। फिर सी ऑप्शन में देखें तो द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर विल बी दिस, मतलब जो अमीटर हमने बनाया उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी हमें निकालना है। और लास्ट में इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय सेल, तो आइडियल सेल हम यूज कर रहे थे ओम्स लॉ में, उसको अगर हम रिप्लेस कर दें एक 5 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल से, तो कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000 ओम की, तो उस सिचुएशन में 1000 ओम से ज्यादा मेजर्ड वैल्यू होगा अगर ऐसा करेंगे तो इन सब ऑप्शंस को हमें वेरीफाई करना है। ऑलराइट, तो चलो यहां से अब हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो वोल्टमीटर हमने बनाया, जो अमीटर हमने बनाया, उनका कितना कितना रेजिस्टेंस होगा। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ठीक। तो अगर हम वोल्टमीटर बना रहे हैं तो वोल्टमीटर के लिए देखो क्या होगा,
वोल्ट मीटर अगर हम बना रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg ये नीडल है और इसके सीरीज में हमें लगाना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस, तो ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए Rg हमें दिया हुआ है और फुल डिफ्लेक्शन करंट हमें दिया हुआ है और उसके साथ साथ कितनी रेंज का बनेगा ये भी हमें दिया हुआ है। तो बस यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं Ig मल्टीप्लाइड बाई Rg प्लस R दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज रेंज, है ना। तो ये सब वैल्यूज को हम यहां पर पुट करते हैं और वहां से हम ये R को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना रेजिस्टेंस हमें गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो देखो सब वैल्यूज यहां पर गिवन है। फुल डिफ्लेक्शन करंट इज 2 माइक्रो एम्पियर, जो Rg है दैट इज 10 ओम और जो रेंज बन रही है V जो हमने लिया है दैट इज 100 मिली वोल्ट। तो सबका वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो Ig इज 2 माइक्रो एम्पियर, Rg इज 10, ये R हमें कैलकुलेट करना है एंड इट इज 100 मिली वोल्ट, ये हमें यहां पर गिवन है। तो मिली वोल्ट 10⁻⁻3, यहां पर ये माइक्रो हो गया तो ये बन जाएगा अपना कितना 2 इंटू 10⁻⁻, और फिर ये 100, चलो इसको इधर हम लेकर के जाते हैं, है ना। तो यहां पर ये कितना रहेगा 100, तो 10⁻⁻1 बचा और नीचे रहेगा 10⁻⁻6, तो ऊपर जाएगा तो ये, तो मतलब ये 5000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिखते हैं यहां पर कि R का वैल्यू कितना होगा। तो R जो हमें मिलेगा दैट इज 5000 माइनस 10, 5000 माइनस 10, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 4990 ओम, ठीक है। इस तरीके से ये हमें यहां पर मिल जाएगा, है ना। 10⁻5 बनेगा, 10⁻5 तो 5000 नहीं 50,000, 50,000 माइनस 10 ये आएगा, है ना। तो 50,000 माइनस 10 इसको हम लिखेंगे, तो यहां पर रहेगा 49,990, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा R आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ये तो R का वैल्यू है लेकिन इसमें ये Rg भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इसमें हम ये 10 और ऐड कर देंगे तो मतलब 50,000, है ना। 50,000 हमें मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 50 किलो ओम, ठीक है। 50 किलो ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्होंने लिखा हुआ है कि वो 100 किलो ओम आएगा, तो ऐसा नहीं है। वो कितना आएगा, वो 50 किलो ओम आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। इसके बाद हम अमीटर का भी कन्वर्जन कर लेते हैं और उसके लिए हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में, है ना, वो भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अमीटर कन्वर्जन की भी बात कर लेते हैं, ठीक। तो अगर हमें अमीटर बनाना है तो इस सिचुएशन में ये हमारा हो गया Rg गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको हमने Rs कंसीडर किया। करंट का रेंज हमें दिया हुआ है, करंट हमें कितनी रेंज का बनाना है, इसको 1 मिली एम्पियर का बनाना है, ठीक है। तो यहां पर हो गया 1 मिली एम्पियर, इसमें से Ig यानी कि 2 माइक्रो एम्पियर इधर जाएगा, बाकी का करंट इधर जाएगा। तो यहां से हम क्या इक्वेशन लिख पाएंगे, यहां से हम इक्वेशन लिख पाएंगे Rg विच इज 10 इंटू Ig यानी कि 2 माइक्रो एम्पियर, 2 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज इक्वल टू, ये है 1 मिली एम्पियर। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 माइक्रो एम्पियर। 1000 माइक्रो एम्पियर से 2 माइक्रो एम्पियर इधर चला गया तो इधर कितना गया 998 माइक्रो एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ओके। और मल्टीप्लाइड बाई Rs, ये इस तरीके से, है ना। तो जो Rs हम कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा, तो माइक्रो से ये माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और यहां बचा 20 डिवाइड बाई 998, ठीक। तो अब अगर इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1000 अगर हम कंसीडर करेंगे तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू यहां से आएगा वो 0.2 से, है ना, 0.02 से स्लाइटली ज्यादा आएगा। जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो इट इज
0.02 है ना, 0.02 हमें यहां से ये मिल जाएगा, ठीक, ओम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सीरीज में हमें कितना रेजिस्टेंस, पैरेलल में हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये शंट में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो हमें यहां से मिल जाएगा, ठीक। तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर हमें बोला हुआ था द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर विल बी, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये हमने कितना यहां पर लगाया ये हमें मिल जाएगा, RS कितना लगाया हमने वो हमें मिल जाएगा। और फिर इसका अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें किसके साथ, 10 ओम के साथ, है ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.02 जो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा रहा था उससे स्लाइटली वो कम आ जाएगा, और बेसिकली राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो वो 0.02 ही रहेगा, है ना। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा क्या कि जो अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 0.02। ये हमने यहां से इसको कंक्लूड किया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन था कौन सा, ऑप्शन सी, ये हमारा सही हो गया। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है। अब हम बात करते हैं कि द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर। अब इन दोनों को हम कैसे यूज कर रहे हैं, इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, है ना, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में, ठीक। तो ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि सेटअप किस तरीके का होगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ आर, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इसके पैरेलल में, इसकी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए अमीटर हम लगाएंगे इस तरीके से, है ना। हम ये भी देखेंगे कि सर्किट में कितना करंट है, और ये एक हमने सेल यहां पर यूज किया है विच इज आइडियल, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने कंसिडर नहीं किया, ऑलराइट। तो अब इस सेटअप के साथ अगर हम इस R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो लेट्स से कि इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो हुआ वो I करंट फ्लो हुआ, और ये जब I करंट यहां से चलेगा तो इधर जो करंट गया, लेट्स से कि ये I1 चला गया, यहां पर वापस I करंट आ जाएगा, ठीक। तो जो अमीटर से हमने करंट मेजर किया वो कितना किया, वो I हमने मेजर किया, ठीक। वोल्टमीटर से कितना वोल्टेज आएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना होगा, वो I1 इंटू R होगा। तो अगर हम R का मेजर्ड वैल्यू निकालें, R का जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो कितना होगा कि भाई हमने पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर के की हेल्प से हमने मेजर किया, वो कितना आएगा, वो I1 इंटू R आएगा, I1 इंटू R, ठीक। और अमीटर से हमने करंट मेजर किया कि भाई यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, है ना। तो करंट कितना है, I है, तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो ये आएगा, राइट। तो अब I1 डिवाइड बाई I का रेशियो हमें निकालना है। I1 डिवाइड बाई I का रेशियो हम कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं I1 कैलकुलेट करूं, सो I1 वुड बी इक्वल टू, I1 अगर मुझे निकालना है तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस विच इज 50,000, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये 50,000 यहां पर हम लिखेंगे, डिवाइड बाई टोटल, टोटल का मतलब 50,000 तो ये हुआ, और ये R जो हमें दिया हुआ ये 1,000 दिया हुआ है, तो यहां पर हमने लिखा 51,000 और मल्टीप्लाइड बाई I, मल्टीप्लाइड बाई I, इस तरीके से हमने ये लिख लिया, राइट। सो I1 डिवाइड बाई I का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया हमें, 50 डिवाइड बाई 51, ठीक। I1 डिवाइड बाई I का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, 50 डिवाइड बाई 51, यहां पर हमने पुट किया 50 डिवाइड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक। इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमें ये मिलेगा 980 के आसपास, है ना, 980 ओम के आसपास ये हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 978 और 982 के बीच में होगा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है ना, कि जब हम मेजर करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया कि जब ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में इस चीज को मेजर करेंगे, इस रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, और जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी द 980 ओम, बिल्कुल ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट ऑप्शन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब उन्होंने बोला कि ये जो सेल हमने यूज किया था ये आइडियल नहीं है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है। तो देखो क्या इफेक्ट इसका आएगा, अगर मान लो कि इसका कुछ रेजिस्टेंस हुआ
तो अल्टीमेटली पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम बात करें कि इनका रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है, यहां पर 5 और आएगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस स्लाइटली बढ़ जाएगा। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 5 ओम से, अगर वो बढ़ गया है तो ये जो हमने आई यहां पर लिया है, ये आई क्या हो जाएगा, ये आई कम हो जाएगा, है ना, आई कम हो गया। आई कम होगा तो यहां से जो करंट जा रहा है तो ये I1 भी क्या होगा, I1 भी कम होगा। लेकिन जब हम मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि भाई यहां से कितना वैल्यू है इस रेजिस्टेंस का, तो प्रोसेस तो वही है। प्रोसेस क्या है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे इसके अक्रॉस, हम देखेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, ये हम क्या करेंगे, इससे हम इस आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम जब मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो वापस से ऐसे लिखेंगे, यहां पर I1 डैश लिख सकते हैं, यहां पर I डैश लिख सकते हैं। सो I1 डैश इंटू आर अपॉन I डैश, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब I1 डैश और I डैश में अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो फिर से मैं वापस से यहां पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा, जो हमने यहां पर अप्लाई किया था, जो हमने इस सिचुएशन में अप्लाई किया था वो वापस से उस जगह भी हम अप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो जब हम I1 डैश अपॉन I डैश निकालेंगे तो अगेन ये तो वही आएगा, क्योंकि वोल्टमीटर का तो रेजिस्टेंस चेंज किया नहीं है, हमने तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया है और ये भी उतना ही है, ये भी 1000 है। ठीक, तो जब हम I1 कैलकुलेट करेंगे तो अगेन मुझे लिखना पड़ेगा 50,000 अपॉन 51,000 मल्टीप्लाइड बाई I1 डैश इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 51,000 मल्टीप्लाइड बाई I डैश। तो I1 डैश अपॉन I डैश अभी भी तो यही आएगा 50 डिवाइड बाई 51, और रेजिस्टेंस भी उतना ही है। तो अगर हम यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ले भी लेंगे तब भी जो हमारा आंसर है मेजर्ड वैल्यू का वो इतना ही रहने वाला है। ठीक है, वो इतना ही रहने वाला है। इसका मतलब जो उन्होंने बोला है कि 1000 से ज्यादा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हुआ। तो जो सही आंसर है वो इस क्वेश्चन में हमारे क्या होगा, ए एंड सी। तो देखो दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे इसमें, एक तो सिंपल कन्वर्जन वाले कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक तो वो हमसे पूछा। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने उन्हीं को यूज कर लिया ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में और इस तरीके का इक्वेशन और इसमें अटैच कर दिया। यहां पर भी जो सारी चीजें हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमें यहां पर पता हैं और इनको अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं, इनको हम एग्जाम के जब हम एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पर अगर इनको रिकॉल कर पा रहे हैं, सही से अप्लाई कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर्स हैं वो क्या है, ए एंड सी। ठीक, तो चलो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट, शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप। तो ये सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप यहां पर बनाया हुआ है, दैट हैज थिकनेस T, और इसका थिकनेस जो हमें कंसीडर करना है ना, थिकनेस कितना ये मोटा है ना, मतलब ये अंदर भी जा रहा है ना, तो उसका जो थिकनेस हमें लेना है दैट इज T। एंड रेजिस्टिविटी रो, इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी हमें रो कंसीडर करना है, इट्स इनर रेडियस इज R1, इनर रेडियस ये R1 हो गया एंड द आउटर रेडियस इज R2। इफ अ वोल्टेज V0 इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स, यहां पर और यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया दैट इज V0, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट इसमें से I फ्लो करता है, ऐसा इन्होंने बोला, बनाया हुआ भी है, I करंट फ्लो करता है। In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surfaces due to the purely kinetic effects of moving electrons. उसके साथ साथ ये V0 तो हमने लगाया तो करंट फ्लो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि यहां पर ये वाला जो सरफेस है, इनर सरफेस और ये जो आउटर सरफेस है, इनके बीच में एक ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा V ये और डेवलप हुआ है, ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा V ये और डेवलप हुआ है। ये किस वजह से डेवलप हुआ है, इट इज ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है इनके काइनेटिक इफेक्ट्स की वजह से ये डेवलप हुआ है। इग्नोर एनी रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्लो करेंगे, करंट डेवलप होगा, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनेगा उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। देन फिगर इज स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि करंट कितना फ्लो होगा, पहले ऑप्शन में
कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होगा। पहला ये हमसे पूछा गया। दूसरा, द आउटर सरफेस इज एट हाइयर वोल्टेज देन इनर सरफेस। अब इन्होंने बोल दिया यहां पर, इसमें ये बोल दिया गया कि एक ट्रांसवर्स वोल्टेज भी डेवलप हो रहा है, ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी भी यहां पर ये डेवलप हो रहा है। तो अब इन्होंने बोला कि तो बताओ कि ये जो इनर सरफेस है वो हाइयर पोटेंशियल पर है या फिर जो आउटर सरफेस है वो हाइयर पोटेंशियल पर है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप होगा, है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो रेडियली इनवर्ड होगा कि रेडियली आउटवर्ड होगा, इस तरीके का यहां पर ये बी और सी उससे रिलेटेड है। और उसके बाद डी ऑप्शन में पूछा हुआ है कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, कि ये जो ट्रांसवर्स वोल्टेज जो डेवलप हुआ है ये आई के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन नंबर डी में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डेल्टा वी क्यों डेवलप हुआ है। तो यहां पर सिंपल अगर हम देखें तो आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है मींस मेटेलिक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से ये करंट डेवलप हुआ है। अगर आई करंट यहां से इधर जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से पाथ पर मूव करेंगे, है ना। यहां पर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से पाथ पर मूव करेंगे, तो क्लियर है क्योंकि हमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है इट इज सेमी सर्कुलर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ये कौन से पाथ पर मूव कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। और सर्कुलर पाथ पर अगर ये मूव कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ के लिए तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में चलना चाह रहा है तो उसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स होना चाहिए जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, है ना। उसके ऊपर डेफिनेटली कोई तो फोर्स होना ही चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे, तभी वो ऐसे सर्कल में घूम सकता है। तो यहां पर अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस तरीके से चलना है, इस सेमी सर्कुलर पाथ पर चलना है, तो सेंटर की तरफ उनके ऊपर कोई तो फोर्स होना चाहिए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर डेवलप यहां पर जो लगाया है हमने, इसकी वजह से जो फोर्स उसके ऊपर बनेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं बनेगा। इस वजह से यहां पर डेल्टा वी डेवलप हुआ है। एक पोटेंशियल डिफरेंस आना जरूरी है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा, चार्जेस हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा, और वही फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे सर्कुलर पाथ पर चल सकते हैं। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली यहां पर डेवलप होगा, जो उन्होंने बोला है ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा वी यहां पर वो डेवलप होगा, क्योंकि तभी ये इस तरीके से मूव कर पाएंगे। ओके, तो अब सिंपल हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा सरफेस हाइयर पोटेंशियल पर है, कौन सा सरफेस हाइयर पोटेंशियल पर है। तो ये बात तो क्लियर है कि जैसे अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करें तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होना चाहिए वो टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होना चाहिए वो टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। तो फोर्स ऐसे आए, फोर्स अगर ऐसे आएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, है ना। इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए। और अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा, जब ये वाला सरफेस हायर पोटेंशियल पर हो और ये वाला सरफेस लोअर पोटेंशियल पर हो, तभी इस तरीके का सिचुएशन बन सकता है। तो बस यहां से हमने ये चीज तो यहां से बता दिया, जो बी और सी में लिखा हुआ है कि द आउटर सरफेस इज एट हाइयर वोल्टेज, तो ऐसा नहीं है। द आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज, यस, है ना। जो आउटर सरफेस है वो लोअर वोल्टेज के ऊपर है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है और बी गलत है। ये यहां से क्लियर हो गया। इस इंफॉर्मेशन से उसको थोड़ा हमने एनालाइज किया और इस चीज को हमने बता दिया। ठीक, अब बात करें कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जो करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, ये जो आई करंट यहां पर फ्लो कर रहा है टोटल, वो इतना फ्लो कर रहा है। तो इसको तो हम सिंपल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो चलो इसके लिए हम देखते हैं कि यहां पर इस तरीके का ये सिचुएशन हमें दिया हुआ है। ओके, तो अब हमने क्या किया कि ये इनर रेडियस कितना है अपना, इनर रेडियस इज r1 और आउटर रेडियस इज r2।
तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो मान लो कि जब करंट ऐसे चल रहा है तो यहां पर जब करंट चलेगा तो ये इतनी लेंथ को कवर करेगा, फिर यहां से जो करंट चलेगा वो इतनी लेंथ को कवर करेगा, यहां से जो करंट चलेगा वो इतनी लेंथ को कवर करेगा। ठीक, तो इसका मतलब जब करंट इस तरीके से चल रहा है तो उसको फ्लो करने पर अलग अलग रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, क्योंकि एल चेंज हो रहा है ना। रेजिस्टेंस हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस हम लिखते हैं रो एल डिवाइड बाई ए, इस तरीके से लिखते हैं। मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी अपना सेम है, लेकिन यहां पर जब इस तरीके से चलेगा तो अलग रेजिस्टेंस है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, तो मतलब यहां पर लेंथ चेंज हो रहा है। तो सीधा सीधा हम ये जो स्ट्रिप है इसका डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते, हमें एलिमेंट लेकर के और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन इसमें हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये किया कि भाई यहां से ऐसे x पे जाकर के और dx थिकनेस का एक हमने ये ऐसे एलिमेंट बना लिया, लाइक दिस। ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया जिसका थिकनेस कितना है dx, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, तो वो है x, है ना। इसका थिकनेस dx हो गया। ओके, तो अब सबसे पहले अगर इस एलिमेंट का अगर हम रेजिस्टेंस लिखें तो उसको लिखा मैंने dr, तो इस dr को क्या लिखा जा सकता है, रेजिस्टिविटी रो। लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ होगा पाई x। लेंथ कितना होगा, लेंथ हो जाएगा पाई x। और इसका एरिया कितना होगा, कितने एरिया को कट करके वो करंट आगे की तरफ जा रहा है, तो ये थिकनेस हमने यहां पर ये वाला जो लेंथ है ये dx लिया है, और इसका थिकनेस हमें दिया हुआ है t, है ना। मतलब जब हम इधर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा ना, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है जिसमें थिकनेस हो गया t, और ये जो हमने कंसीडर किया है ये dx हमने कंसीडर किया, तो एरिया कितना बनेगा, t इंटू dx, t इंटू dx, इस तरीके से बन गया। और ये जो सारे के सारे रेजिस्टेंस बनेंगे, यहां का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सबके सब कैसे रहेंगे, ये सबके सब रहेंगे पैरेलल में, है ना। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रेजिस्टेंस के एंड पर भी होगा, इधर और इधर इधर, क्योंकि यहां पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो सारे के सारे रेजिस्टेंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इन पैरेलल। ठीक, तो जब हम इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना 1/R इफेक्टिव, ये हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 1/dr, है ना। सब इस तरीके से dr हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे इस तरीके से, है ना। तो जो 1/R इफेक्टिव है उसको क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। तो सब ये वैल्यूज यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा t dx अपॉन रो पाई x, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको हम, x का लिमिट लगा रहे हैं तो वो कहां से रहेगा, R1 से लेकर के R2 तक का। तो यहां से 1/R इफेक्टिव ये हमें क्या मिलेगा, तो t अपॉन रो पाई, ये तो एज इट इज। ठीक, और यहां पर अपना हो जाएगा ln R2 डिवाइड बाई R1। ठीक, तो जो R इफेक्टिव है वो हमें कितना मिल गया, तो इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, तो रो पाई अपॉन t इंटू ln R2 अपॉन R1। तो जैसे ही हमें R इफेक्टिव मिला तो अब हमारे लिए करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है कि वो V0 है, V0 डिवाइड बाई R इफेक्टिव, या V0 मल्टीप्लाइड बाई 1/R इफेक्टिव, ये हमारा क्या होगा, करंट। तो करंट जब हम यहां पर लिखेंगे सो I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V0 इंटू टी अपॉन रो पाई और ln R2 डिवाइड बाई R1, ये हमारा करंट रहेगा। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो V0t अपॉन पाई रो और ln R2 डिवाइड बाई R1 यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो होगा इस मेटेलिक स्ट्रिप से कुछ इस तरीके से, टोटल करंट वो कितना होगा ये हमने देखा। ठीक, अब लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, कि जो ट्रांसवर्स वोल्टेज यहां पर डेवलप हुआ है बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस, जिस तरीके से ये डेवलप हुआ है ये करंट के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा, ये हमें यहां पर बताना है। ठीक, तो यहां पर अगर हम इसी एलिमेंट की सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, इस एलिमेंट के लिए अगर हम देखें तो अगर हम करंट लिखें
ठीक है, यहां से करंट अगर हम लिखना चाहें कि इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर ये हम लिखना चाहें तो ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस एलिमेंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये अगर हम लिखना चाहें तो ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा कि वो V0 है, ठीक, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो ये dr है, ठीक, ये dr हो गया। तो इस dr से हम डिवाइड करते हैं या 1/dr से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं लिख सकता हूं T इंटू डी एक्स अपॉन रो पाई एक्स। ये इस एलिमेंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमने लिख लिया यहां से, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस से हमने इस एलिमेंट के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमने लिख लिया। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करंट को NEAVD ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। सो N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन केस ऑफ कंडक्टर दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो उसको हमने N कंसिडर कर लिया, N चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया, कितने एरिया को वो जो करंट है वो कितने एरिया से फ्लो कर रहा है, तो दैट इज T इंटू डी एक्स, है ना। तो हमने T इंटू डी एक्स लिखा और इंटू VD इज ड्रिफ्ट स्पीड। तो T dx से T dx अपना कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड, इसको अगर हम देखें तो ये V0 तो यहां से आया और डिवाइड में हम लिखेंगे रो पाई और ये NE इधर आ जाएगा और 1/x। ये इस तरीके से हमने देखा कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो x के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो VD स्पीड से कर रहे हैं एंड दैट VD इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्पीड से भागेंगे, फिर कम स्पीड से, फिर और कम स्पीड से, फिर और कम स्पीड से, इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आउटर सरफेस के ऊपर जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो सबसे कम है ना। तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम देखें एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर सरफेस पर ज्यादा है। अगर वहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वहां पर क्या है, वहां पर नेगेटिव चार्ज है। और इनर सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली, है ना। तो इसी वजह से हमने बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा डेल्टा वी, एंड दैट इज ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स, है ना। ये VD में वेरिएशन की वजह से, VD में वेरिएशन की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहां पर वो सेम स्पीड से नहीं कर रहे हैं, है ना, वो अलग अलग स्पीड से कर रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो अलग अलग है। तो जहां पर ये यहां पर आउटर सरफेस के ऊपर बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो एक्यूमुलेशन वहां पर ज्यादा है, ठीक। ये चीज यहां से हम समझ सकते हैं। सो VD इज दिस, तो VD हमें मिल गया यहां से। अब हमें देखना है कि जो डेल्टा V डेवलप हुआ है, डेल्टा V जो डेवलप हुआ है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम डेल्टा V निकालें इसी के अक्रॉस, है ना, कि ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है यहां पर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना तो उसको अगर मैं DV लिखता हूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस DV को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो थिकनेस हमने कंसीडर किया है दिस इज dx, ये हमने dx माना है। और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E डेवलप हुआ है तो इस DV को लिखा जा सकता है E इंटू dx, है ना, E इंटू dx लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये सर्कल में मूव कर रहे हैं और इनका जो रेडियस है, इन इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो कितना रहेगा, वो x रहेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, mvd² डिवाइड बाई x, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इसको लिख लिया जाएगा Q इंटू ई या फिर स्मॉल e इंटू कैपिटल E, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q का वैल्यू कितना है, स्मॉल e के बराबर है। तो यहां से क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें केवल प्रोपोर्शनिटी ही चेक करना है तो हम सीधा भी ये कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें, चलो पूरा लिख ही लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना आ जाएगा, m
VD² अपॉन Q इंटू एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हुआ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लिखेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस एलिमेंट के अक्रॉस, तो ये हमें यहां से मिल जाएगा mVD² अपॉन Q इंटू एक्स और dx, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आई कैन इंटीग्रेट इसको हम कर सकते हैं, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो जो लिमिट लगेगा x का वो कहां से कहां तक होगा, R1 से R2। और VD x के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। सो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहां पर VD² बनेगा। VD² जब बनेगा तो एक x नीचे है ना, एक x तो नीचे क्या हो जाएगा, x³। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें पता चल गया यहां से कि जो हमारा डेल्टा V होगा वो x के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। हमें वेरिएशन किसके साथ देखना है, हमें वेरिएशन करंट के साथ देखना है। तो इससे इस एलिमेंट से जो करंट फ्लो होगा, इस एलिमेंट से जो करंट फ्लो होगा वो भी हम लिख सकते हैं, इस एलिमेंट से जो करंट फ्लो होगा। ठीक, तो अगर उसको हम I लिखते हैं यहां पर, है ना, अगर उसको हम I लिखें, इस एलिमेंट से जो करंट फ्लो होगा, है ना, यहां पर इस एलिमेंट से बताना है या टोटल करंट से हमें बताना है, तो हमें टोटल करंट से बताना है। ठीक, कि टोटल करंट के ऊपर वो किस तरीके से डिपेंड करेगा, है ना। तो चलो यहां से हम ये चीज देख लेते हैं, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये किस तरीके से ये डिपेंड करेगा। ओके, तो चलो, तो VD, अब बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। ये VD² का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो इन सब का भी स्क्वायर होगा, बट ये सब कांस्टेंट है। इसी तरीके से ये M और Q यहां पर भी आ रहा है, वो सब कांस्टेंट है, तो उनको सिंपल हम K लिख लेंगे, है ना। तो यहां पर आ जाएगा K, है ना, उस K को हमने बाहर किया और फिर ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx और फ्रॉम R1 टू R2, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डेल्टा V, तो ये कितना बनेगा, x³ है तो x⁻³ तो ये बन जाएगा x⁻³ -3 + 1, तो नीचे आ जाएगा और फिर उसी से डिवाइड होगा। तो कुल मिलाकर के जो डेल्टा V है वो हमें x के ऊपर डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें यहां से दिख गया। ठीक, नाउ अब यहां से करंट के लिए जब हम देख रहे हैं, टोटल करंट के लिए जब हम देखें, सो I इज इक्वल टू NEAVD, ये हमने लिखा, राइट। तो जो I है, I इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ठीक, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, और VD जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यहां से हम देख पा रहे हैं, है ना। तो जो डेल्टा V है, ये डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, I², ये हम लिख सकते हैं, है ना। यहां से जब हम इसको कंक्लूड करें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², तो यहां से सीधा I का वो रिलेशन हमें मिल गया। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो देखो अब इसमें किस तरीके से पूरे क्वेश्चन में कि ये इस तरीके से जो डेल्टा V डेवलप हुआ है ये क्यों हुआ है ना, उसको हमने एनालाइज किया है। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। इसमें थोड़ा अलग तरीके से हमें सोचने की इसमें जरूरत है। तो इस केस में जो हमारे आंसर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, A, C एंड D। ओके, तो A, C, D आर दी आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक, ओके। इन द बैलेंस कंडीशन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो। The resistance R3 has temperature coefficient this. If the temperature of R3 is increased by 100 degrees centigrade, the voltage developed between S and T will be. तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमसे बोला हुआ है कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो R3 है, R3 मतलब 300 ओम, इसका हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो मतलब टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा।
और उसका वो अल्फा हमें यहां पर दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो अब बताओ कि ये जो एस और टी के बीच में हमने आइडियल वोल्टमीटर यूज किया हुआ है, उसका रीडिंग कितना होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो चलो हम इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देने के बाद ये जो R3 है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो सबसे पहले R3 डैश ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस पहले कितना है 300, यहां लिखेंगे 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल्फा में दिया हुआ है 0.0004 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये 300 हो जाएगा और ये 2 0 है तो ये 4 और इंटू 3 12, तो ये आ जाएगा 312 ओम। तो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 312 हो गया। तो अब हमें बताना है कि ये एस और टी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लेट्स से कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ का 0 वोल्ट हमने कंसिडर किया, यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको Vs लिख लेंगे, यहाँ के पोटेंशियल को हम Vt लिख लेंगे और Vs माइनस Vt ये हम कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक, तो पोटेंशियल तो हमसे पूछा वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन एस एंड टी। ठीक, जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो यहां से अगर हम देखें इस सिचुएशन में तो Vs Vt ये हो गया। तो अच्छा Vs कितना होगा, तो यहाँ का 0 वोल्ट हमने कंसिडर किया, तो जो भी ड्रॉप हो रहा होगा किसके ऊपर 300 ओम के ऊपर वही पोटेंशियल होगा कहाँ का एस का, और जो ड्रॉप हो रहा होगा 500 के ऊपर वही पोटेंशियल होगा किसका टी पॉइंट का, है ना। क्योंकि यहाँ का 0 हो गया, जो भी इसके ऊपर ड्रॉप हुआ तो यहाँ का जैसे Vs हमने कंसिडर किया तो Vs इस पर ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल कितना मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। तो ये आइडियल वोल्टमीटर है। तो यहां से जब करंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो करंट है वो ऐसे ही जितना करंट 60 ओम से जाएगा उतना ही 312 से जाएगा, है ना। ये रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है, उतना ही 312 से जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हुए। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 300 ओम के ऊपर या 312 ओम के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सीधा मैं लिख रहा हूं Vs इज इक्वल टू करंट कितना आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 50 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 312 और प्लस 60 यानी कि 372 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 312 से, क्योंकि 312 हो चुका है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो ये Vs होगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर Vt की बात करें तो Vt हमारे पास कितना आ जाएगा, तो सिमिलर अप्रोच से हम वो भी हम सॉल्व करते हैं। सो हम लिखेंगे 50 डिवाइड बाय दोनों का सम यानी कि ये होगा 600 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 500 से, तो ये हमें ये Vt मिल जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 2 से, तो ये 25 हो गया और ये यहां पर 3 हुआ। तो 125 डिवाइड बाई 3, 125 डिवाइड बाई 3, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 141.66। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। दिस इज इन वोल्ट। ओके, ये हमें मिल गया। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 6 से अगर हम इसको कैंसिल करें, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 और 2, यहां 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 और ये 2, ठीक। फिर 2 से और कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 31। तो आप फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं 50 इंटू 26 डिवाइड बाई 31, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये कुछ 41.93 के आसपास हमें निकल कर के आएगा। तो जब हम डिफरेंस ले लेंगे Vs माइनस Vt, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो Vs माइनस Vt से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका आंसर, इसके जो आंसर है दैट इज फ्रॉम 0.26 टू 0.28, 0.26 यू कैन आंसर, 0.27 यू कैन आंसर, 0.28 यू कैन आंसर, ठीक। तो ये इसका रेंज था। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2020 में। ओके, तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दिस इज अवर नेक्स्ट सेटअप। से यहां पर हमें लग रहा है कि ये कुछ पोटेंशियोमीटर के जैसा है, तो चलो देखते हैं इसमें। इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ अ सेल ऑफ EMF E, तो यहां पर ये एक सेल है, इसका EMF दिया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ये हमें कैलकुलेट करना है। अब मीटर ब्रिज
ऑफ वायर, ये मीटर ब्रिज वायर हमें दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, पूरा जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस हमें 50 ओम गिवन है। मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज वायर यहां पर हमारे पास ये हो गया। रेजिस्टेंस आर नॉट डिवाइड बाई 2, आर नॉट डिवाइड बाई 2, यहां पर ये रेजिस्टेंस हो गया। अनदर सेल ऑफ ईएमएफ ई बाई 2, ये एक सेल हो गया जिसका ईएमएफ ई बाई 2 गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल आर है। And a galvanometer capital G used in a circuit as shown in the figure. If the null point is found at L is equal to 72 centimeter, then the value of R1 is. तो इसका कितना वैल्यू होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो 72 पर हमने इसको, यहां पर हमें नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब कि ये जो ब्रांच है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर जिस ब्रांच में लगा हुआ है उसमें से कोई करंट नहीं है, तभी इसमें डिफ्लेक्शन 0 है। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, जो रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया है इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी इसी तरीके का सिचुएशन होगा। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर मान लो कि मैं इस जगह का पोटेंशियल V कंसीडर कर लेता हूं, इस जगह का पोटेंशियल हमने V माना, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V प्लस ई बाई 2, ये हम लिख सकते हैं V प्लस ई बाई 2। और रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ड्रॉप नहीं होगा, और अगर ड्रॉप नहीं होगा तो इस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, V प्लस ई बाई 2। इस तरीके से ये चीज हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद हम यहां पर हम लगा सकते हैं केवीएल, हम लगा सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लगा सकते हैं। जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसी सर्किट से, जो बाहर वाला जो सर्किट है इसी सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है। अंदर वाली ये जो ब्रांच है इसमें से कोई करंट नहीं है। तो यहां का V प्लस ई बाई 2 हो गया, यहां का V है। तो चलो अब हम इक्वेशन यहां से हम लिख लेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो जैसे हम करंट को इस तरीके से हमने ये कंसीडर कर लिया कि करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, है ना, और इस करंट को हम मान लेते हैं कि ये करंट कितना है, I है। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, करंट अगर इस तरीके से चल रहा है तो ये प्लस है और ये माइनस है, करंट अगर इस तरीके से चल रहा है तो ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे हम लिखेंगे, है ना। जो ये वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है टोटल कितना, 50 ओम, और इसको बोला हुआ है कि ये मीटर ब्रिज वायर है, मतलब इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और उसका टोटल रेजिस्टेंस हमें 50 ओम यहां पर गिवन है। तो चलो यहां से अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहां से जो इक्वेशन हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा V, है ना, ये V हो जाएगा, और V माइनस IR1, इस तरीके से लिख लेंगे, V माइनस IR1 यहां पर आ गए। फिर इधर इसके बाद चलेंगे तो यहां का इसके ऊपर प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस E लिखा फिर हमने, प्लस E, ठीक। उसके बाद जो ड्रॉप होगा वो इस वायर के ऊपर होगा, इस वायर के ऊपर, तो इसका जो लेंथ है ये हमें 72 सेंटीमीटर गिवन है। हमें पता है 100 सेंटीमीटर, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम हमें गिवन है, तो 72 सेंटीमीटर का कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। सो 50 डिवाइड बाई 100 और इंटू 72, है ना, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, और यहां पर आ जाएगा ये 36 ओम, है ना। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 36 ओम। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 36 और इंटू आई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू V प्लस ई बाई 2, ये हमने लिख लिया। तो ये पहला इक्वेशन हुआ हमारा। तो इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो IR1 है और यहां पर 36I है, तो इसमें से इस E को, इस E बाई 2 को इधर लेके आ जाते हैं और उसको इधर, तो E बाई 2 इज इक्वल टू I, कॉमन आ जाएगा, और R1 प्लस 36, ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां पर फॉर्म हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी उन्होंने बोला कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो इसमें से कोई करंट हमने कंसिडर नहीं किया, यहां का V माना, तो उसके अकॉर्डिंग यहां का पोटेंशियल हमने लिख दिया। अब हमने यहां से यहां तक केवीएल अप्लाई किया है। सिमिलरली हम यहां से इस वाले पॉइंट से लेकर के यहां तक एक बार और केवीएल हम अप्लाई कर लेते हैं। तो 36 ओम तो इसका है, तो 50 माइनस 36 करेंगे तो बचा 14 ओम।
तो ये 14 ओम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो वो इसका होगा, है ना। यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो इसके ऊपर भी ड्रॉप होगा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं -14 इंटू आई करंट फ्लो कर रहा है, फिर यहां पर हम पहुंचे, फिर प्लस से माइनस जाएंगे, सो -R0 डिवाइड बाई 2, R0 हमें 50 ओम दिया हुआ है तो वो 25 हुआ, सो 25I यहां पर लिख दिया, है ना। और हम पहुंच गए कहां पर, इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर हम पहुंच गए, है ना। और इस जगह पर अगर हम देखें तो इस जगह का पोटेंशियल कितना था, इस जगह का पोटेंशियल था V प्लस ई बाई 2, है ना। तो ये हम लिखेंगे यहां पर V प्लस ई बाई 2 और माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू V। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये V से V कैंसिल हो गया, E बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से ये I कॉमन हमने लिया और 25 और 14 ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 39, ठीक। अब ये भी E बाई 2 यहां पर इसके इक्वल है, यहां पर इसके इक्वल है, तो दोनों को हमने इक्वेट किया, मतलब 39 इज इक्वल टू R1 प्लस 36, देयरफॉर दिस R1 इज इक्वल टू 3 ओम, है ना। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि R1 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 3 ओम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आएगा दैट इज 3, है ना। ओम में हमसे पूछा हुआ है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी देखो क्या किया गया है, गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल, जो पोटेंशियोमीटर में जो बेसिक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वही हमने यहां पर यूज किया है। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट हम देखते हैं उसमें, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो कैसे होता है, कब होता है ना, उन्हीं कंडीशंस को हमने यहां पर यूज किया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जी एडवांस 2021 में, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लाइड रिपीट हुआ है, ठीक है। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर शोज अ सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंसेस। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें 8 रेजिस्टेंसेस गिवन है, R1 R2 R3 R4 सबको ऐसे लिखा हुआ है और सब 1 ओम के हैं, लेबल्ड R1 to R8 एंड 2 आइडियल बैटरीज विथ वोल्टेजेस 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। 2 बैटरी हैं E1 E2 की, और 12 वोल्ट 6 वोल्ट का वो हमें दिया हुआ है और पूरा सर्किट बनाया हुआ है। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये हमें यहां पर बताना है। सर्किट को अगर हम देखें सब 1 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, तो अब यहां पर इस पूरे सर्किट को अगर हम देखें तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें तो जिस तरीके का सर्किट ऊपर है उसी तरीके का सर्किट नीचे भी है ना। इस एक्सिस के अबाउट जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे भी है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना करंट R6 से होगा उतना ही R5 से होगा, जितना R2 से होगा उतना R4 से होगा, जितना R7 से होगा उतना ही R8 से भी होगा, और जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो सर्किट है इसको हम फोल्ड करके ऊपर वाले के ऊपर सुपर इंपोज कर सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर सिचुएशन है। तो इसको अगर हम ऊपर सुपर इंपोज कर देते हैं तो उसके बाद ये वाला जो सर्किट है ये हमें किस तरीके का दिखेगा उसको हम बना लेते हैं। तो देखो यहां पर इस सर्किट को अगर हम बनाएं तो यहां पर एक ये रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, और बैटरी के साथ 2 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से यहां पर भी हैं। तो यहां पर ये बैटरी हमने लगाया, एक रेजिस्टेंस, फिर यहां पर ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस, है ना। तो वो सर्किट को रिड्यूस करके हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो R6 और R5 दोनों 1 ओम के थे, एक दूसरे के ऊपर चले गए, तो मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो जब हमने ये सर्किट यहां पर बनाया तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 1/2 ओम हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कितना होगा, 1/2 ओम हो जाएगा, और ये भी 1/2 ओम हो जाएगा। इनमें कोई चेंज नहीं आया तो ये 1 ओम रहेगा, ये 1 ओम रहेगा। और बैटरीज के लिए अगर हम देखें तो बैटरीज के लिए हमें गिवन है कि E1 यानी कि इधर वाला ये है 12 वोल्ट और E2 ये हमारा है 6 वोल्ट। तो इनको हम 12 वोल्ट और 6 वोल्ट ये हम यहां पर लिख लेते हैं।
तो ये हो गया 12 वोल्ट और ये हो गया 6 वोल्ट। ये सिचुएशन अब हमारे पास है। तो सबसे पहले हम करंट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें तो उसको हम देख लेते हैं कि कहां पर कितना कितना करंट चलेगा, ये हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो उसके लिए लेट्स से कि इस जगह पर हमने पोटेंशियल 0 वोल्ट कंसीडर किया, यहां पर 0 वोल्ट हमने मान लिया, ठीक। यहां 0 वोल्ट मान लिया और यहां मान लेते हैं हम x, यहां हमने x कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले ये x कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे x सोल्व होगा तो हमारे आंसर्स भी आने लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्या क्या आंसर्स होंगे। तो यहां x हो गया, यहां पर 0 हो गया। ये इस रेजिस्टेंस को भी जितना करंट इसमें से फ्लो होगा उतना ही करंट 1 ओम से भी फ्लो होगा, तो इसको एक साथ ले लेते हैं। तो इन दोनों को एक साथ लेकर के 3/2 रेजिस्टेंस हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां का अगर 0 है तो यहां का कितना हो जाएगा, यहां का 6 हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को मैंने 3/2 ले लिया। तो करंट को यहां से ऐसे मान लेते हैं, यहां से मतलब सब करंट्स को इस जंक्शन से आउटगोइंग हमने कंसीडर कर लिया। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 6 डिवाइड बाई 3/2, ये लिखेंगे यहां पर। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें तो यहां का अगर मैंने 0 माना है और इस 1 ओम को और ये इस तरफ हो गया, तो इस जगह पर अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो ये कितना होगा, -12, है ना। यहां पर कितना, -12, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इधर हमने लिखा प्लस x प्लस 12 हो जाएगा, वो x माइनस ऑफ -12 और डिवाइड बाई 3/2 यहां पर भी आएगा। और इसके लिए अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं x माइनस 0 डिवाइड बाई 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमने KCL अप्लाई किया है इस जंक्शन पर। ये सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 1/2 तो कॉमन आकर के सब तरफ से हट गया। फिर 3 हमने LCM लिया इसमें, तो यहां पर आया x माइनस 6 प्लस x प्लस 12 और प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -6, 5x इज इक्वल टू -6, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 5। ये हमें यहां पर मिल गया, -6 डिवाइड बाई 5 हमें मिल गया, है ना। -6 डिवाइड बाई 5 का मतलब हो गया कि इसको लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ 1.2 वोल्ट, है ना। ये हमें मिल गया x का पोटेंशियल। क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1 बाय 1 करके हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर है, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया। तो देखो करंट जब फ्लो करेगा, पहली बात यहां से हम ये देख चुके हैं कि करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, है ना। जो हमने इस तरीके से ये डायरेक्शंस हमने कंसीडर किया है ना। जैसे इसके लिए हमने ये डायरेक्शन कंसीडर किया, तो ये वाला डायरेक्शन इस वाली ब्रांच के लिए है ना, क्योंकि x हमारा माइनस में आया है, इधर 0 है, तो करंट ऊपर चलेगा। यहां से करंट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है ना। फिर उसके बाद यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो हमने वोल्टेज कंसीडर किया है, यहां पर कितना था, -12। तो ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो करंट ऐसे ही चल रहा है। तो ये करंट यहां से ऐसे आया, कुछ करंट ऊपर चला गया, कुछ करंट इधर जाएगा, तो इस करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये भी यहां से हमें क्लियर है कि कौन सी ब्रांच से किधर किधर वो करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो जो करंट यहां से आया है तो हमने सुपर इंपोज किया था। अब इस ओरिजिनल डायग्राम को हम देखते हैं, ठीक, कि बेसिकली यहां से ये करंट आया, इस तरीके से करंट आ रहा है, तो करंट यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, सिमिलर सिचुएशन है। तो यहां पे भी ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया, और वो टोटल मिलकर के इधर करंट आ रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली हम ये भी देख सकते हैं कि हम केवल यहां से ये करंट निकाल लें जो हमने सुपर इंपोज किया है, जो सुपर इंपोज हमने किया, तो इस ब्रांच से कितना करंट है, बेसिकली वही तो करंट हमारा क्या होगा कि इस 1 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, वही हमारा आंसर है। तो इस ब्रांच से कितना करंट हमने लिखा, इस ब्रांच वाला जो करंट है वो ये है, तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन ए में जो हमें दिया हुआ है उसको हमने कैलकुलेट किया, x मतलब माइनस ऑफ 1.2 प्लस 12 और 3, और इस 2 को मैं इस तरीके से ऊपर ले जाता हूं, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 12, तो यहां से ये कितना बन जाएगा, 11 और 10.8, है ना।
10.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, है ना। ये इस सिचुएशन में हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहां से अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 और कितना आ जाएगा, ये 3.6 है ना, 3.6 और मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये आया 7.2 एम्पियर, है ना। तो जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर, तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 7.2 हमने यहां से कैलकुलेट किया कि उस ब्रांच से कितना करंट होगा। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2। R2 कहां पर है, R2 रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये रहा, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां का हमने 0 वोल्ट कंसीडर किया था, यहां का 0 वोल्ट हमने कंसीडर किया, और यहां का जो पोटेंशियल हमने निकाला है ना, यहां का पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, सुपर इंपोज करने के बाद। तो देखो ये X है, तो इस हाफ ओम से कितना करंट है, सबसे पहले अगर हम ये कैलकुलेट करें, है ना, अब हम बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो इस ब्रांच से कितना करंट है, इसको हमने ये लिखा था X डिवाइड बाई 1/2, है ना। तो मतलब जो करंट होगा इस ब्रांच से, उस करंट को क्या मैं डायरेक्टली लिख लूं, तो R2 से लिखा है तो इसको I2 इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 2X, है ना। और X का वैल्यू हमें पता है, X का वैल्यू 1.2, तो जो करंट हम लिख रहे हैं, है ना, डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहे, तो इट इज 2.4 एम्पियर, राइट, I2। लेकिन यहां पर हमने सुपर इंपोज किया था, है ना, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हमने क्या किया था, उसको सुपर इंपोज किया था। तो मतलब करंट यहां से अगर हम देखें तो यहां से भी ऊपर जा रहा है और यहां से भी इस तरीके से जा रहा है, तो वो आधा आधा डिवाइड हो रहा है। तो हमसे तो केवल R2 से पूछा है ना, R2 और R4 के कॉम्बिनेशन से थोड़ी ना पूछा है, R2 और R4 के कॉम्बिनेशन से कितना है 2.4, हमसे तो केवल R2 से पूछा, तो वो इक्वली डिवाइड होगा, तो मतलब उसका आधा यानी कि 1.2। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही है, क्योंकि हमसे केवल R2 से पूछा है, उनके कॉम्बिनेशन से नहीं, राइट। इस वजह से ये हमारा बी ऑप्शन भी ठीक हो गया। सी ऑप्शन में अगर हम देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज 4.8। R3 हमारा कहां पर है, R3 यहां पर है। R3 का मतलब सिंपल, जो हमने R1 के लिए किया था वैसा ही हमें R3 के लिए करना है। R3 के लिए अगर हम देखेंगे तो अब हमें इस ब्रांच से करंट चाहिए, इस ब्रांच से करंट हमारा ये पहला जो हमने लिखा हुआ है ये उसी ब्रांच से है। तो सी ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करें तो हम लिखेंगे x माइनस 6 यानी कि -1.2 माइनस 6 अपॉन 3/2, तो 3 यहां पर और ये 2 ऊपर, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7.2 माइनस का 7.2, माइनस से परेशान मत हो, वो तो केवल डायरेक्शन अपोजिट हो गया उस ब्रांच में, इस वजह से वो माइनस आ रहा है, डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2, इस तरीके से हम करेंगे, राइट। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो माइनस और ये 2 हो जाएगा, और यहां पर इसको अगर हम देखेंगे तो 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहां से आया कितना 4.8 माइनस ऑफ 4.8। तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस वाली ब्रांच से, मतलब इधर वाला जो रेजिस्टेंस है, इधर वाला मतलब ये R3, उससे कितना करंट फ्लो होगा, तो 4.8। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन सी भी सही है। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5, R5 मतलब ये हो गया। अब देखो होगा क्या कि यहां से जो करंट चला विच इज 4.8, ये 4.8 क्या हुआ, डिवाइड होगा, है ना, कुछ करंट इधर भी जाएगा, कुछ करंट इधर भी जाएगा, है ना, कुछ करंट इधर भी जाएगा, और इक्वल इक्वल जाएगा क्योंकि सिमिलर सिचुएशन है। तो अगर यहां से R3 से अगर हमने निकाला है 4.8, तो R6 और R5 से बराबर होगा, और कितना होगा, वो आधा हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही है, ओके। और क्वेश्चन सिंपल, थोड़ा सा सिमेट्री वाला इसमें है, और करंट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन में चारों आंसर्स हमारे क्या होंगे, सही होंगे, इसमें A B C D, ओके। तो इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट, टू रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू X ओम एंड R2 इज इक्वल टू 1 ओम। ये X है और ये 1 है।
टू अ वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी, ये वायर है और इसका रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं है. द रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम 0.2 mm एट ए टू 1 mm एट बी. अब इसमें केवल ये जो वायर है ना, ये वायर कुछ इस तरीके का है. ये जो वायर है ये कुछ इस तरीके का है कि जो रेडियस है वो लीनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यहां पर इस एंड पर, ए एंड पर जो रेडियस है और जो बी एंड पर रेडियस है वो अलग अलग है. ए एंड पर 0.2 है और बी एंड पर वो 1 mm है. तो ये वायर का जो रेडियस है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है. अ गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द वायर, सेंटर से हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड. इसका मतलब जो पूरा ये वायर है इसका टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर हुआ, एकदम बीच में कनेक्ट किया है. शो जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी. ए और बी को बैटरी से कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है. तो हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या है. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है. लेट्स से कि इधर वाला जो वायर है ना, यहां पर ये टोटल लेंथ तो कितना हो गया, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है. बीच में हमने यहां पर कनेक्ट किया है ना, यहां पर हमने कनेक्ट किया तो ये जो इधर का 50 सेंटीमीटर है, इधर का 50 सेंटीमीटर और इधर का 50 सेंटीमीटर. ठीक, तो इधर अगर हम रेजिस्टेंस को अगर हम लिखें R1 R2 लिख चुके हैं तो इसको मैं R3 बोल देता हूं, इसको R4 बोल देता हूं. ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि R1 विच इज x डिवाइड बाई R3 शुड बी इक्वल टू R2 यानी कि 1 ओम डिवाइड बाई R4. तो अब हमें R3 और R4 निकालना पड़ेगा. R3 और R4 अगर हम निकाल लेंगे तो x भी हमारा सॉल्व हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से. यहां पर अगर हम देखें तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का ये कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है. तो अब हमें इसका रेजिस्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये अपने को आना चाहिए. उसी के बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे. तब हम देख पाएंगे कि इधर का रेजिस्टेंस कितना है, इधर का रेजिस्टेंस कितना है. तो इन जनरल अगर हम बात करें कि लेट्स से कि यहां पर ये जो है इसका जो रेडियस है वो a है और इधर जो रेडियस है वो b है. इस तरीके से हम कंसिडर कर लेते हैं. ए एंड पर रेडियस ए है और बी पर जो रेडियस है वो बी है. तो इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्योंकि अब जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. तो अब हमने क्या किया कि यहां से कुछ x पे जाकर के ऐसे dx थिकनेस का एक ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया. dx थिकनेस का ये एलिमेंट कंसीडर किया. सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये इसका थिकनेस कितना माना है हमने, dx, और इसको कितनी डिस्टेंस पर हमने कंसीडर किया, a वाले एंड से, तो x डिस्टेंस पर हमने कंसीडर किया. तो सबसे पहले अगर इसका dr अगर मैं लिखता हूं तो इसका dr हम क्या लिख पाएंगे, व्हाट इज dr. तो इसका dr हमें लिखना पड़ेगा, dr इज इक्वल टू रो इनटू एल. एल की जगह आ जाएगा क्या, dx, और डिवाइड बाई एरिया. एरिया जब हम लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो यहां पर ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है इस एलिमेंट का रेडियस है ना. तो अब देखो यहां पर देखो ये जो सिचुएशन होगा, यहां अगर इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस तो कितना है, a है. ये वाला डिस्टेंस तो a है. अच्छा, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए. तो इफ दिस एंगल इज थीटा तो टेन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा आई कैन राइट टेन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए डिवाइड बाई एल. ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो जब हम एरिया की बात करेंगे कि यहां पर ये जो एलिमेंट हमने बनाया है इसका एरिया कितना है, तो पाई आर स्क्वायर हम लिखेंगे और आर की जगह क्या लिखोगे, सो पाई आर स्क्वायर है ना. और इसमें ये जो रेडियस है इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, तो देखो a प्लस ए तो इतना हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना होगा, तो ये x है, एंगल थीटा है, टेन थीटा हमें पता है. तो ये वाला जो लेंथ होगा है ना, वो लेंथ कितना होगा, तो हम लिखेंगे उसको x टेन थीटा है ना. परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू टेन थीटा. तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x टेन थीटा. तो यहां पर मैंने लिख लिया x टेन थीटा और इसका स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिखा.
ठीक, ये चीज हम कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं आर कंसिडर कर लूं, है ना, ये वाला जो लेंथ है अगर इसको हम आर कंसिडर करते हैं, तो एक और चीज मैं लिख सकता हूं यहां पर कि टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू आर डिवाइड बाई एक्स। सो आर इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और फिर उसको डिफरेंशिएट करूं तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स टेन थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स टेन थीटा, और इस एक्स टेन थीटा की जगह भी मैं आर यहां पर लिख सकता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन उस चीज से इजी हो जाएगा। तो अब अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो, इसको डी आर मैंने यहां पे लिखा, डी कैपिटल आर, मतलब ये जो पार्ट हमने लिया उसका रेजिस्टेंस रो, और dx की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, dr अपॉन टेन थीटा लिख रहा हूं। तो ये इधर हो गया dr, और यहां लिखा मैंने टेन थीटा, और यहां पर आ जाएगा a प्लस आर होल स्क्वायर। ये इस तरीके से बन गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो r का लिमिट लगाएंगे। a एंड पर अगर मैं देखूं तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 0 है, और b एंड पर अगर हम देखें तो r का वैल्यू कितना है, b माइनस a है। तो यहां पर अगर इस पर मैं लिमिट लगाता हूं तो 0 से लेकर के b माइनस ए तक ये लिमिट इस पे लगेगा। अब सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो a प्लस आर इज इक्वल टू टी मैंने कंसिडर किया, देयरफॉर डी आर इज इक्वल टू डी टी, और इसको कन्वर्ट करके हमने लिखा r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर की जगह, तो यहां पर ये रो इंटू डी टी आ गया। टेन थीटा कॉन्स्टेंट चीज है तो उसको हमने एज इट इज लिखा, और a प्लस आर को हमने t माना, तो यहां पर ये टी स्क्वायर हो गया। और t का लिमिट अब हम पुट करेंगे, तो व्हेन r इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू a, एंड व्हेन r इज इक्वल टू b माइनस a, तो t कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। टेन थीटा का वैल्यू हमें पता है, b माइनस ए अपॉन एल हम लिख सकते हैं। तो b माइनस ए अपॉन एल जब हम लिखेंगे तो l ऊपर जाएगा, तो रो एल अपॉन b माइनस ए, ये इस तरीके से बना। 1 अपॉन टी स्क्वायर के लिए अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन टी, फिर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए आएगा, तो उसको 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा b माइनस ए बन जाएगा। और ये वाला पाई जो था, ये पाई हमसे छूट गया, तो पाई भी हम वापस यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर पाई भी आएगा, तो एक साथ में ये पाई भी चलता रहेगा। ठीक, तो यहां पर ये पाई भी आएगा, और फिर हमने यहां पर लिख लिया क्या, तो b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी, इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आ गया रो एल अपॉन पाई ए बी। ठीक है, रो एल अपॉन पाई ए बी, ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब अगर ये फॉर्मूला, जैसे ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस तरीके का, तो इसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली याद भी रहता है, याद रहना भी चाहिए, उसका यहां पर यूज है। तो अगर रो एल अपॉन पाई ए बी, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो तो ये इतना पार्ट तो वैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बताओ, जैसे ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट 50 सेंटीमीटर का अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टिविटी है ना, क्योंकि मैं रेशियो लूंगा तो रेजिस्टिविटी पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रो कैंसिल हो जाएगा। एल भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रो एल इधर वाले के रेजिस्टेंस में भी आएगा, इधर वाले के रेजिस्टेंस में भी आएगा। ठीक, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। उसके बाद जब हम इस वाले के रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसके लिए ए कितना लिया जाएगा, इसके लिए ए लिया जाएगा 0.2, और बी कितना लिया जाएगा। तो एक बार बताओ कि 50 सेंटीमीटर जाने के बाद ये जो रेडियस है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ए एंड पर कितना है, 0.2 है, तो अगले 100 सेंटीमीटर में जो चेंज हुआ है वो 0.8 का हुआ है, तो 50 सेंटीमीटर पर कितना चेंज होगा, 0.4 का। तो यहां अगर 0.2 है तो यहां पर एकदम बीच में 50 सेंटीमीटर पर जो रेडियस होगा वो 0.6 होगा। तो जब हम पहले वायर के लिए रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह 0.2 लिखेंगे, और बी की जगह क्या लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे। ठीक,
फिर जब हम उधर वाले वायर की बात करेंगे तो उसके लिए ए क्या लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे, और बी क्या लिखेंगे, तो बी 1 लिखेंगे। ये रेशियो हम कैलकुलेट कर देंगे यहां से और उससे हमें ये एक्स मिल जाएगा। तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें ये एक्स, देखो बाकी सब कैंसिल होगा, बाकी सब कैंसिल होगा। R3 में अगर हम बात करें तो R3 जब हम लिखेंगे तो ए बी जब हम लिखेंगे तो ए की जगह बताओ तो अच्छा, ये ए बी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो ए की जगह आएगा 0.2, ओके, और बी की जगह पर क्या आएगा, बी की जगह पे आएगा 0.6, ओके। फिर दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R4, तो R4 में भी ये ए बी ऊपर चला जाएगा तो ए की जगह आएगा 0.6 और बी की जगह आएगा 1। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 0.6 भी कैंसिल हो रहा है, तो x का वैल्यू आया 1/0.2 मतलब 5। सो x का वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट करके बताया कि x का वैल्यू कितना है, सो इट इज 5 ओम, है ना। तो 5 ओम यहां पर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा। ठीक, ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये एक थोड़ी सी चीज है कि ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर डायरेक्टली याद है तो फिर तो विद इन सेकेंड्स का ये क्वेश्चन है। ओके, चलो आओ तो इसके बाद देखते हैं हमारे पास व्हाट इज नेक्स्ट। सो आंसर इज 5। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In circuit 1 and circuit 2 shown in the figure, R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm and R3 is equal to 3 ohm. R1, R2, R3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2. Okay. When the switches S1 and S2 are in open conditions respectively, Q1 and Q2 are the power dissipation in the circuit 1 and circuit 2. When the switches S1 and S2 are closed conditions respectively. तो एक बार switches open है और एक बार switches क्या है, closed है। तो ऐसे situations में हमें power dissipations के ऊपर हमें comment करना है। Then which of the following statements are correct? These are the statements. Statements के लिए अगर हम देखें तो when a voltage source of 6 volt is connected across A and B in both circuits, P1 is less than P2. तो P1 P2 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। एक बार हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, एक बार हमने करंट सोर्स कनेक्ट किया है। ऐसे ही इसमें भी बात हो रही है वही वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में। ठीक, तो चलो यहां पर अब हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में तो P1 P2 कब है, जब स्विचेस ओपन है। स्विचेस अगर ओपन होंगे और लेट से हमने यहां पर वोल्टेज सोर्स लगाया, तो चलो सबसे पहले तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें स्विचेस ओपन की सिचुएशन में, है ना, अगर स्विचेस ओपन है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस कितने कितने आएंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये सब R1, R2, R3 ये सब अपने को दिया हुआ है। R1, R2, R3 1 2 3 ये हमें दिया हुआ है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हाफ हो जाएगा। सो 2 और 3 तो ये तो 5 हो गया, सीरीज में हो गया, और उसके साथ हाफ ये हमारा कैसा है, पैरेलल में है। तो ये इफेक्टिव हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 और 5 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा, तो 11/2। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 11, 5 डिवाइड बाई 11। और इनके साथ ये R1 कैसा रहेगा, तो सीरीज में रहेगा, तो +1 और हम कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 11। तो पहले का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज 16 डिवाइड बाई 11। सिमिलरली तो ये ओपन सिचुएशन में जो पहला सर्किट है उसका कितना है, 16 डिवाइड बाई 11, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। दूसरे के लिए अगर हम देखें तो ये स्विच ओपन है, तो इसमें से तो कोई करंट जाएगा नहीं, R1, R2, R3 ये तीनों पैरेलल में है, तो इसके लिए इफेक्टिव हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए इफेक्टिव जब हम लिखेंगे तो ये तो पहली सिचुएशन में पहले सर्किट के लिए, दूसरे के लिए 1/R इफेक्टिव हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लिया हमने 3, यहां पर 3, यहां पर एलसीएम ले लिया 6, तो यहां हो जाएगा 6, ठीक, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2। तो जो हमारा R आया ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 11। ठीक, 6 डिवाइड बाई 11 इस सिचुएशन में आएगा, ओपन सिचुएशन में।
अब क्या बोला जा रहा है कि हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, जो भी कितने भी वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया, यहां पर भी और यहां पर भी। तो किस केस में, है ना, तो P1 P2 आर दी पावर डिसिपेशंस, तो उनके बारे में हमसे पूछा हुआ, इसमें P1 है, इसमें P2 है, तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है तो वी स्क्वायर बाई आर से हम देख लें, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी सिचुएशन में रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सर्किट 1 में जो पावर डिसिपेशन होगा वो कम होगा, P1 इज लेस देन P2। ये आंसर यहां पर P1 P2 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। सो P1 इज लेस देन P2 मतलब ऑप्शन ए सही है। दूसरे में व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड, अब हमने कांस्टेंट करंट सोर्स लगाया है ना, तो इसका मतलब अब जो टोटल करंट सप्लाई हो रहा है वो यहां पर फिक्स है, तो इसका मतलब हम आई स्क्वायर आर से देखेंगे। तो आई स्क्वायर आर से जब हम देखेंगे तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर पावर डिसिपेशन भी ज्यादा। तो अब कौन ज्यादा हो जाएगा, अब ज्यादा हो जाएगा, पहले सिचुएशन में P1 कम था, P2 ज्यादा था, अब P1 ज्यादा होगा और P2 कम होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। करेक्ट। नाउ when a voltage source of 6 volt is connected across A and B in circuit 1, Q1 is greater than P1। Q1 क्या था, Q1 और P1 के बीच में ये कंपैरिजन हमसे चाहता है और वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो Q1 के लिए अगर हम बात करें तो Q1 क्या था हमारे लिए, Q1 की सिचुएशन में देखें तो Q1 तब था जब हम स्विच को क्लोज कर दें। तो अगर हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये R1 तो शॉर्ट हो गया, अगर इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो R1 शॉर्ट हो गया। R1 अगर शॉर्ट हो गया तो यहां पर ये 1 ऐड नहीं होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसमें ये 1 नहीं आएगा। तो अभी क्लोज्ड की सिचुएशन में अगर हम बात करें, है ना, क्लोज्ड की सिचुएशन में जो सर्किट 1 है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 11, है ना। क्लोज्ड की सिचुएशन में अगर हम देखें तो 5 डिवाइड बाई 11 आएगा, ठीक। और पिछली वाली सिचुएशन में कितना था, पिछली मतलब अगर जो स्विच है वो स्विच अगर ओपन हम रखेंगे तो वो 16 डिवाइड बाई 11 है। तो किस सिचुएशन में रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स हमने लगाया वी स्क्वायर बाई आर से देखेंगे, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस सिचुएशन में यानी कि P1 क्या होगा, कम होगा और Q1 ज्यादा होगा, है ना। क्या लिखा है, P1 ज्यादा होगा और Q1 कम होगा, ठीक, क्योंकि P1 की अगर हम बात करें तो P1 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पहले सिचुएशन में स्विच ओपन की सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब पावर डिसिपेशन कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हमने वहां पर कनेक्ट किया है। तो क्या होगा, P1 क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है ये भी क्या है, ये भी सही है। फिर ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पीयर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स, Q2 इज लेस देन Q1। सो क्लोज्ड सिचुएशन में यहां पर कितना रेजिस्टेंस है ये तो हम देख ही चुके हैं। सेकंड सिचुएशन में सेकंड सर्किट के लिए अगर हम बात करें, सेकंड सर्किट के लिए अगर हम बात करें तो जब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम जब क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब ये जो 2R3 है ये भी कहां आ जाएगा, ये भी पैरेलल में आ जाएगा, राइट। ये भी कहां आ जाएगा, ये भी पैरेलल में आ जाएगा। तो अभी हम चेक करके देखते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इन तीनों का तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकाल चुके थे, 6 डिवाइड बाई 11। यहां पर 2R3 है और R3 का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6। तो अभी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्लोज्ड सिचुएशन में जो सेकंड सर्किट है उसके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उधर आता रहता 6 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 6 और इन दोनों का सम मतलब 6 डिवाइड बाई 11 प्लस 6, ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आया 36 और इधर आ जाएगा 66 प्लस 6, 66 प्लस 6 हो गया अपना 72, ठीक है। 66 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 72। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 1/2। इस सिचुएशन में कितना निकल करके आया 1/2। तो उस केस में अगर हम देखें तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको जैसे हमने क्लोज किया तो कितना हो गया 1/2 हो गया। और इधर अगर हम देखें तो इधर रेजिस्टेंस कितना आ रहा था
इसको जब हम क्लोज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 5 डिवाइड बाई 11, तो ये 5 डिवाइड बाई 11 ये 1/2, ये सिचुएशन है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो कितना आएगा, ये तो 0.5 आएगा और ये 0.5 से कम है, ये वाला जो वैल्यू है इट इज लेस देन 0.5। ठीक, तो मतलब जो हमारा Q1 वाला जो सर्किट है, मतलब Q1 वाला जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कम है, Q1 वाले सर्किट में रेजिस्टेंस कम है, और I2R से देखना है क्योंकि कांस्टेंट करंट सोर्स हमसे यहां पर बोला हुआ है। ठीक, तो I2R से देखेंगे, जहां रेजिस्टेंस कम वहां पर पावर डिसिपेशन भी कम, तो Q1 कम होगा और Q2 ज्यादा होगा, Q1 कम होगा और Q2 ज्यादा होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो जो राइट आंसर्स हैं वो क्या होंगे, ए बी सी। तो इस तरीके से पावर डिसिपेशन हमें देखना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस हमें निकालना है, थोड़ा सा कंपेयर करना है कहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा कहां कम। ये भी ध्यान रखें कि कौन से फॉर्मूले से देखें, V²/R से देखें या I²R से देखेंगे, है ना, डिपेंड करता है कि वोल्टेज सोर्स दिया है या फिर करंट सोर्स दिया है। सो राइट आंसर्स आर ए, बी एंड सी। ओके, चलो इसी के साथ देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2023। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ओके, सो इन अ सर्किट shown in the figure the capacitor C is initially uncharged and the key K is open. In this condition a current of 1 ampere flows through 1 ohm resistance. की को हमने ओपन रखा है, तो इस सिचुएशन में बोला हुआ है कि इस रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। द की इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू टी नॉट, टी इक्वल टू टी नॉट पर की को क्लोज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, और इस वैल्यू को अगर जरूरत पड़े e raised to the power -1 तो वो हमें लेना है 0.36। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। तो लेट्स से कि यहां का पोटेंशियल हमने कंसीडर कर लिया 0 वोल्ट। यहां अगर हमने 0 वोल्ट लिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम मान लेते हैं 15 वोल्ट का बैटरी है, तो लेट्स से कि करंट इस तरीके से चला, यहां पर आया, इधर भी गया, इधर भी गया, ये करंट ऐसे आ रहा है, फिर यहां से वापस इस तरीके से चल रहा है। की तो अभी हमारा क्या है, ओपन है, तो इस तरीके से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब यहां पर अगर ऐसे लिया तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये करंट ऐसे चल रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, उस हिसाब से हमने ये ऐसे बना लिया। अब हमसे बोला गया है कि 1 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर, तो मतलब इसके ऊपर जो ड्रॉप हो रहा है वो कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है। तो यहां पर अगर मैंने 0 माना है तो यहां का 5 वोल्ट होगा, और फिर माइनस से प्लस ही जा रहे हैं तो 1 वोल्ट और बढ़ेगा, तो यहां का कितना हो जाएगा, यहां का 6 वोल्ट हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, यहां का 6 वोल्ट, यहां का 6 वोल्ट, यहां का 0 वोल्ट, तो इसमें से जो करंट चला वो कितना चला, 2 एम्पियर, इस तरीके से ये करंट चला, राइट। और यहां से कितना चल रहा है, 1 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर कितना करंट चला गया, इधर 3 एम्पियर का करंट इस तरीके से ये फ्लो कर रहा है पहली सिचुएशन में जब हमने स्विच को ओपन रखा हुआ है। तो चलो इसके बेसिस पर क्या कुछ ऑप्शंस को हम सही कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो एक तो इस आर का वैल्यू हमसे पूछा, इस आर का वैल्यू अगर हम देखें तो 3 एम्पियर का करंट है, यहां पर 6 वोल्ट है, यहां पर कितना है, यहां पर 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट यहां का, तो यहां का कितना हुआ, यहां का 15 वोल्ट हुआ, 15 वोल्ट का बैटरी है। 15 माइनस 6 अगर हम करेंगे तो 9 आएगा, और 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो बिल्कुल ये कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। ठीक, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 15 माइनस 6 यानी कि 9, और करंट कितना चल रहा है, 3 एम्पियर, सो 9 डिवाइड बाई 3 वो रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा, सो दैट इज 3 ओम। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर हमसे पूछा गया फॉर टी लेस देन टी नॉट, लेस देन टी नॉट मतलब टी नॉट पर तो स्विच क्लोज किया है, उसके पहले स्विच ओपन है, तो यही कंडीशन। द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर, I1 मतलब इस ब्रांच से तो वो 2 एम्पियर हम निकाल चुके हैं, ठीक बात है। तो ये बी ऑप्शन भी क्या है, बी ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक, एट टी इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकेंड। ठीक, अब क्योंकि इस ब्रांच में कैपेसिटर यूज किया हुआ है हमने, तो फिर वो चार्ज होगा, है ना। टी नॉट पर हमने स्विच को क्लोज किया है तो फिर वो चार्ज होगा, और उसके कुछ देर के बाद 7.2 माइक्रोसेकेंड के बाद हमसे पूछा हुआ है कि कैपेसिटर से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.6 एम्पियर, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद for t tends to infinite the charge on the capacitor is 12 माइक्रोकूलम, t tends to infinity, है ना। तो मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद
जो चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर वो 12 माइक्रोकूलम होगा, ये ऐसा हमसे बोला गया है। तो स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब ये हो गया कि इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो अभी जो सिचुएशन हमने लिया है ना, टी नॉट टाइम से पहले, उस केस में भी तो इस ब्रांच से कोई करंट नहीं चल रहा है ना। और स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद टी नॉट पर हमने स्विच को क्लोज किया, फिर उसके बाद स्टेडी स्टेट आया, उसके बाद भी इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होगा, तो तब भी तो सिचुएशंस बिल्कुल ऐसी ही होंगी। तो मतलब उस केस में हम बोल सकते हैं कि जितना वोल्टेज यहां पर है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि 0.6 मतलब 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हर एक ब्रांच के अक्रॉस होगा। करंट चलेगा नहीं तो 3 ओम के ऊपर कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा स्टेडी स्टेट में? तो हम बोलेंगे 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग उसका कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है, तो हम चार्ज भी बता सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर हम बता सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Q इक्वल टू CV। तो हमारा आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम हमारा चार्ज आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। अब हमें केवल एक ऑप्शन चेक करना है, तो उसको अब हम बात कर लेते हैं। तो अब हमें स्टेडी स्टेट या टी इक्वल टू टी नॉट पर हमसे नहीं पूछा गया है, स्टेडी स्टेट वाला जो था वो हमने उसका आंसर कर दिया, टी लेस देन टी नॉट के लिए भी हमने आंसर्स कर दिए। अब जब चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है उस पर हमें यहां पर उसके ऊपर ये ऑप्शन सी है, तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है? तो उसका फॉर्मेट होता है, अगर मान लो कि चार्जिंग की सिचुएशन में अगर हम करंट देखें, है ना, कि कैपेसिटर से जो करंट फ्लो करता है उसको अगर हम देखें, सो ये होता है I नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई RC। RC इज टाइम कांस्टेंट, RC इज टाइम कांस्टेंट। ये I नॉट क्या होता है? ये मैक्सिमम करंट है ना। मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइड बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना, ये हम यहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम वोल्टेज तो कैपेसिटर के अक्रॉस हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो 6 वोल्ट का होगा, ठीक। और यहां पर अगर हम देखें इस सिचुएशन में, तो जो RC है, RC टाइम कांस्टेंट होगा, तो टाइम कांस्टेंट हमें निकालना पड़ेगा, है ना। सिंगल कैपेसिटर है हमारे सर्किट में, तो हम ये R इफेक्टिव हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं? उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जहां पर भी कैपेसिटर लगा होता है उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और जहां पर बैटरीज होती हैं उनको हमें शॉर्ट कर देना है, ठीक। तो चलो उस बेसिस पर अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूं, तो यहां पर हुआ ये रेजिस्टेंस 3 ओम, फिर यहां पर रेजिस्टेंस है 1 ओम, फिर यहां पर रेजिस्टेंस है 3 ओम। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये रेजिस्टेंस भी है कितना? 3 ओम, ठीक। तो ये दोनों कैसे हुए आपस में पैरेलल? सो 3 और 3 का कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5 और 1 ये फिर से पैरेलल, तो इनका कितना होगा? 3/2 इंटू 1 अपॉन 5/2, यानी कि 3/5। 3/5 के साथ ये जो 3 है ये सीरीज में है, तो जो R इफेक्टिव हमें मिलेगा वो मिलेगा 3/5 प्लस 3, यानी कि 18/5, राइट। 18/5, 18/5 ये हमारा R इफेक्टिव आ गया। उसको C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। तो चलो टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, RC का वैल्यू निकालते हैं, 18 डिवाइड बाई 5 और इंटू C का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड, ठीक, 2 माइक्रोफैरड। तो ये जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो माइक्रोसेकंड इनवर्स 1 अपॉन माइक्रोसेकंड, इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से अगर हम देखें तो हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5, 36 डिवाइड बाई 5 अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो कितना आ रहा है ये, यहां से अगर हम निकालें तो 7.2 माइक्रोसेकंड इनवर्स, है ना। तो देखो खास बात क्या है कि यहां पर जो हमें टाइम दिया हुआ है दैट इज T0 प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड, मतलब T0 पर तो हमने स्विच क्लोज किया, उसके एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना करंट है ये हमसे पूछा गया है ना, ये हमसे पूछा गया है। सो अब I नॉट का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो I नॉट का वैल्यू कितना होगा? V डिवाइड बाई R से हम लिखेंगे, R इफेक्टिव हम निकाल चुके हैं, R इफेक्टिव हम निकाल चुके हैं, दैट इज 18/5। तो यहां से हम लिखें 6 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 5, तो ये ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 5/3 और मल्टीप्लाइड बाई
e रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, टी हमें कितना लेना है उसमें 7.2 और आरसी भी कितना है 7.2, तो ये ई रेस टू द पावर -1 ये ऐसे बना। और ई रेस टू द पावर -1 का वैल्यू 0.36 लेना है हमें, ये हमें गिवन है। सो ई रेस टू द पावर -1 इज 0.36, इससे ये कैंसिल करें तो 0.12 ये हमें मिल जाएगा। और फिर इसको अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 0.6 एम्पियर, है ना, कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। और जो सी ऑप्शन है उसमें यही लिखा हुआ है। तो मतलब जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर वाली ब्रांच से कितना करंट होगा ये हमसे पूछा हुआ था। तो इस तरीके से हम उस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। करंट इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना, चार्जिंग की प्रोसेस में इसमें आई नॉट क्या होता है ना, और आर सी जब टाइम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसमें आर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये सब बातें अगर अपने को पता होंगी तो डेफिनेटली हम सी ऑप्शन को भी बड़ी ही आसानी से टिक कर पाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन था कहां पर, जेईई एडवांस 2023 में। ठीक, ओके। तो इसके चारों ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। देखते हैं इसके बाद व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नेक्स्ट, अ कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। जो बेस है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इधर 50 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट कितना है, हाइट 50 सेंटीमीटर का है, वो भी अपने को दिया हुआ इस तरीके से कंटेनर है एज शोन इन द फिगर। इट हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स, दो पैरेलल कंडक्टिंग वॉल्स हो गई, इधर वाली और इधर वाली। ईच ऑफ एरिया 50 बाई 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर, है ना, ये 50 ये 50, तो मतलब इधर वाली वॉल और इसके अपोजिट में वो वाली वॉल, दोनों कंडक्टिंग है। द रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। अब इसमें एक लिक्विड फिल किया जा रहा है, लिक्विड इसमें फिल किया जा रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिफॉर्म रेट से उसको हम फिल कर रहे हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम हम फिल कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद ये जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखेगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इतना लेना है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कंडक्टिंग वॉल्स ऑन द कैपेसिटेंस आर नेग्लिजिबल, उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। तो सिंपल यहां पर अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं हम इस सिचुएशन को, तो पहली बात तो कि 10 सेकंड में ये कितना भर जाएगा, क्या ये चीज हम निकाल सकते हैं। तो एक सेकंड में 250 सेंटीमीटर क्यूब हमने भर दिया, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 सेकंड में हमने भर दिया इसको 2500, इतना वॉल्यूम में लिक्विड आ जाएगा। ठीक, जब हम लिक्विड भरेंगे तो ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा, तो लेट्स से कि 10 सेकंड में ये h हाइट तक चढ़ गया, ऐसे हमने बोला h हाइट तक चढ़ गया, है ना। तो ये इतना वॉल्यूम भर गया होगा इसमें, है ना, ये h हो गया, ये इतना वॉल्यूम भर गया होगा, राइट। इतना वॉल्यूम अगर भरा होगा तो इस वॉल्यूम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये है 50, ये हो गया 50, है ना, और ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 5 दिया हुआ है, और इसको हमने मान लिया h, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 50 इंटू h, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया और ये 25 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, इसका मतलब h कितना है, h हमारा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर हाइट तक लिक्विड भर जाएगा, है ना। तो अभी क्या सिचुएशन बना, बेसिकली अब यहां पर दो कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। इसमें डाइलेक्ट्रिक है और इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में पैरेलल है, और हमसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है ना। 10 सेंटीमीटर तक तो डाइलेक्ट्रिक है और बाकी का जो 40 सेंटीमीटर बचा, टोटल हाइट कितना था अपना 50 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर तक तो उसमें वो लिक्विड आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हमें दिया हुआ है, और बाकी के पोर्शन में फ्री स्पेस है। और हमें और जो दोनों जो इस तरीके से कैपेसिटर बनेंगे ऊपर और नीचे, वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल, क्योंकि दोनों प्लेट्स है ना, दोनों प्लेट्स तो सेम ही है दोनों के लिए, राइट। तो वो कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन यहां पर बन जाएगा। तो इसको अगर मैं C1 बोलूं, C2 बोलूं, तो जो C इफेक्टिव है उसका आंसर होगा C1 प्लस C2, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस के केस में इस तरीके से हम रिलेशन लिखते हैं, C1 प्लस C2 वो बनेगा।
ठीक, तो चलो C1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये हम लिखते हैं फ्री स्पेस की सिचुएशन में, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई डी ये हम लिखते हैं किस सिचुएशन में, जब उसमें एप्सिलॉन आर या K उसमें फिल किया गया हो। तो चलो C1 सबसे पहले लिखते हैं। C1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻12, ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एरिया। तो एरिया की अगर हम बात करें तो थिकनेस तो कितना होगा, थिकनेस 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जो कैपेसिटर बनेगी ये 5 सेंटीमीटर रहेगा। और एरिया, प्लेट का एरिया हमें देखना है, तो प्लेट का एरिया तो एप्सिलॉन नॉट ए सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना। तो जब हम प्लेट का एरिया देखेंगे तो देखो उसमें कितना आएगा, ये कितना है, ये 40 है ना, और ये इधर का कितना है, इधर का 50 है। तो यहां पर आ जाएगा 40 इंटू 50, 40 इंटू 50, ठीक। और सेंटीमीटर में चल रहा है, इस वजह से 10⁻⁻4 ये और मैंने यहां पर लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, और डिवाइड बाई डी, डी अगर हम लिखेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 इस तरीके से हमने लिख लिया। ओके, चलो तो एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, और 10⁻⁻2 10⁻⁻4 ये कैंसिल हो गया। इस 5 से ये 5 भी चला गया। तो 9 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो जो C1 का वैल्यू आया है, दैट C1 इज इक्वल टू 36, है ना, 36 पिकोफैरड। 10⁻⁻12 चल रहा है, इस वजह से 36 पिकोफैरड हमने लिख लिया। सिमिलरली क्या हम C2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ C2 कितना होगा। C2 के लिए केवल हमें K लिखना पड़ेगा, है ना। तो K हमने लिखा, K कितना है 3, फिर लिखा 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया। उसके एरिया जब हम लिखेंगे तो 50 इंटू 10 लिखेंगे, है ना, 10 इंटू 50, 10 सेंटीमीटर हाइट हो गया, इतनी हाइट तक वो लिक्विड है, और 50 उसका ये वाला लेंथ हो गया। तो ये वाला एरिया 10 इंटू 50 होगा, और इंटू 10⁻⁻4 ये भी आएगा, और डिवाइड करेंगे डिस्टेंस, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 से। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ये जीरो 10⁻⁻4, और ये कैंसिल, और ये 5 और ये 5 भी कैंसिल। तो 9 3 ये हो गया 27, ये हो गया पिकोफैरड, ठीक। तो C1 प्लस C2 हमारा आंसर होगा। सो 36 प्लस 27, 36 प्लस 27 ये कितना बनेगा, तो 6 और 7 ये 3 हो गया, और 5 और प्लस 1 63, ठीक। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 63 पिकोफैरड। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है दैट इज 63 पिकोफैरड। तो यहां पर लिक्विड भर रहे थे, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक। तो दिस इज सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जिसमें डाइलेक्ट्रिक के साथ हम इफेक्टिव कैपेसिटेंसेस वगैरह जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पर ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये जे एडवांस 2023 का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ओके बच्चों, हमने 2014 से लेकर के 2023 के काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।